नमस्कार मेरे सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान सूजत सार संग्रह पर आधारित जितने भी हमारे एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आप लोगों को जो हमने जो गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको जो पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी, उसी के मंथ वाइज हम आप लोगों को एमसीक्यू की निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने जो थ्योरी क्लासें वो भी आप लोगों के लिए लगाई, साथ में हम जो एमसीक्यू वो क्लासें भी आपको लगा रहे हैं, ताकि करंट अफेयर्स में एक भी प्रश्न हमारी पहुंच से बाहर नहीं जाए। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स जो एक मुख्य चुनौती बन सकता है, इस चुनौती से हम आसानी से जो है वो हम आगे से आगे इस पे बढ़ पाए। तो आप लोगों का बिल्कुल है ना स्वागत है आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम मेरे सभी साथियों को। भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज के इस क्लास का आगाज करते हैं। बस आपको देखते चलना है मेरे दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है भाई, चलो आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो आज का पहला प्रश्न है ना। पहला प्रश्न देखो भाई, एद्विका स्वरूपरिया ने अप्रैल 2025 में दुशांबे जो कि तजाकिस्तान के अंदर है, इसमें आयोजित हुई क्या हुई भाई, एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते भाई। ध्यान रखना भाई, हमारे जो दुशांबे जो जगह है वो कहाँ पड़ती है भाई, तजाकिस्तान में। वहां पर एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ, उसमें हमारी राजस्थान की खिलाड़ी है एद्विका स्वरूपरिया। इन्होंने कौन से पदक जीते भाई, दो स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक, स्वर्ण और कांस्य पदक, या दो रजत पदक। ठीक है भाई, जो भी मेरे साथी ऐसे हो जो अभी तक हमारे गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो जुड़ जाना मेरे साथियों। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको कहाँ मिलेगी भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, देखो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नेशनल यूथ शतरंज चैंपियन एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप है। इसमें राजस्थान की खिलाड़ी एद्विका स्वरूपरिया, जो कि हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है, इन्होंने एक तो हमारे रजत पदक और एक हमारे कांस्य पदक प्राप्त किया। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमको मेनली ये ध्यान रखना कि एद्विका स्वरूपरिया का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है, और ये क्या खेलती भाई, शतरंज खेलती, और इन्होंने एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक दोनों जीते। मात्र 13 साल की लड़की है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप तमाम सऊदी अरब में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता भाई। ध्यान रखना, अच्छा शानदार लेवल का प्रश्न है, बढ़िया शानदार वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई कि हमारे जो छठी जो एशियन अंडर एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई, कहाँ हुई भाई, दमाम, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। वहां पर राजस्थान की जो महिला डिस्कस थ्रो है, कौन, लक्षिता महलावत। वो पूछेगी लक्षिता महलावत का संबंध किस खेल से है, डिस्कस थ्रो स्पर्धा से। कौन सा पदक जीता भाई ध्यान रखना, ये हमारे राजस्थान की जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 41.30 मीटर जो है डिस्कस थ्रो फेंक कर कौन सा पदक जीता भाई, जल्दी से बताओ भाई, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, ध्यान रखना, इन्होंने 41.30 मीटर भाला फेंक कर हमारे कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक। किसने जीता, लक्षिता महलावत ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला हमारा तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरे खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 19 अप्रैल 2025 को कहां किया गया भाई। ध्यान रखना, दूसरी बार हुआ है खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता। कोटा, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर, इसे बताओ भाई। 18 से 19 अप्रैल को दूसरा खेलो इंडिया वुमेन नेशनल तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर किया गया भाई। ध्यान रखना, दूसरी बार हुआ है खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी, इसका आयोजन 18 से 19 अप्रैल जयपुर जिले के अंदर किया गया। ये जितने भी मैं प्रश्न ला रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न है, और सीधे सीधे से आप लोगों को यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकने वाले जो प्रश्न है वो आप लोगों को मैं एक साथ उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगला देखो भाई, उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में जयपुर के किस खिलाड़ी ने अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना भाई, जयपुर का कौन सा खिलाड़ी है जिसने अंडर 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, जल्दी से बताओ भाई, कौन सा खिलाड़ी है। हाँ भाई, कौन कौन सा खिलाड़ी है भाई, देखो, एक अवलोकित सिंह, सुभाष चौधरी, देरी गोगिया, या फिर अंसार हसन। ध्यान रखना भाई, स्क्वैश चैंपियनशिप, कोई पूछे कि जयपुर के स्क्वैश खिलाड़ी कौन है भाई, सुभाष चौधरी है, जिन्होंने, ध्यान रखना भाई, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बस ये है कि इनके आपको अगर ये भी ध्यान रख लोगे कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, जितने अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इतना याद नहीं रह पाए तो जितना याद रह सके तो इतना तो याद रखने की अपने को है ना, कोशिश करनी की ज़्यादा से ज़्यादा हम याद रख सकें। बादाम, अभी तो वैसे भी सर्दी का टाइम है, बादाम बादाम खाना शुरू कर दो, बादाम दाग काजू बादाम। ठीक है, अभी तो यही मौसम चल रहा है, ये खाओ, आराम से चीज़ें याद रखो, जितना याद रहे उतना याद रखो, और जितना बार बार रिवाइज करोगे चीज़ें याद होती जाएगी। अगला देखो भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 के लिए
यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया भाई? एक अतुल पारीख, अरे यार ये ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत सेट हो गया, या अनुराग माली, या फिर अनुराग शर्मा, या लक्षिता महलावत। ठीक है, ये पहला ऑप्शन चेंज कर देना आप लोग। ठीक है भाई। तीन ऑप्शन में से बता दो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया भाई? जल्दी से बताओ भाई, ध्यान रखना। बी ऑप्शन यानी अनुराग माली जो है ना, मालू। ठीक है, इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के पुरस्कार के, मतलब हम कहेंगे यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो देखो भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। किस गोल्फर ने अहमदाबाद के केसीविले गोल्फ कोर्स में अपना छठा राष्ट्रीय खिताब जीता है? ध्यान रखना भाई, अच्छा प्रश्न है कि कौन सा राजस्थान का ऐसा हम कहेंगे गोल्फर खिलाड़ी है जिसने अहमदाबाद के केंसविले गोल्फर्स में अपना छठा खिताब? कनिका चौधरी, गौरी जायसवाल, ओजस्विनी सारस्वत, या फिर अद्विका स्वरूपरिया? ये देखो, अगर आपको इनका ये भी पता है ना कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो भी अपने ये प्रश्न जो है वो आराम से सही हो सकता है। ध्यान रखना भाई, गोल्फ खिलाड़ी तो कौन है? ओजस्विनी सारस्वत है। कौन है भाई? ओजस्विनी सारस्वत है, जिन्होंने केंसविले गोल्फ कोर्स में अपना छठा राष्ट्रीय खिताब जीता भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन खुशी का 9वां चरण का उद्देश्य क्या है, जिसे राजस्थान पुलिस द्वारा अप्रैल 2025 में चलाया गया? ध्यान रखना भाई, ऑपरेशन खुशी जो है, कौन सा ऑपरेशन है भाई? ऑपरेशन खुशी। इस प्रकार के ऑपरेशनों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। अप्रैल माह में 1 से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन खुशी का जो आयोजन है, क्यों किया गया भाई? अपराधियों को पकड़ने के लिए, गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं की घर वापसी के लिए, यातायात नियमों का पालन कराना, या फिर साइबर अपराधों पर नियंत्रण। ध्यान रखना, ऑपरेशन खुशी जो है राजस्थान पुलिस करवाती है। और क्यों करवाती है भाई? गुमशुदा जो हमारे जो नाबालिग जो बालक बालिका है, उनकी घर वापसी के लिए ऑपरेशन खुशी का आयोजन राजस्थान पुलिस द्वारा करवाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट योजना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, परीक्षा में बार बार पूछी जाएगी, देखना। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है भाई? यहाँ पे हमको 3-4 कथन दिए हुए हैं और पूछा भी कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा की गई। इसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना है। बजट इसके लिए 150 करोड़ का रखा गया है। क्या सभी कथन सही है? देखो भाई, ये पूछ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, बिल्कुल हमको पता है कि इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा की गई। इसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति यानी केवल SC के लिए योजना है। ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ST आएगा, आपको करना है ST के लिए योजना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बजट जो बजट जो 150 करोड़ लिखा हुआ वो नहीं होगा। बजट कितना होगा भाई? 250 करोड़ रुपए ना, 250 करोड़ रुपए इस योजना के लिए बजट है। तो इसमें सही कौन सा कथन सही नहीं है? सी कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, परीक्षा में सीधी सीधी सी पूछी जाने वाली योजना। अगला देखो भाई, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार राजस्थान के किस जिले में किया गया? 30 से 22 अप्रैल 2025 को राजस्थान के किस जिले में पहली बार अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ध्यान रखना, इसका जो हम कहेंगे इसकी जो शुरुआत है, शुभारंभ जो है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। ध्यान रखना, ये राजस्थान के कोटा जिले में है ना, कोटा जिले में जो रघुराई स्पोर्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स जो है उसी के अंदर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और आयोजन जो है पहली बार हुआ। कौन सी बार भाई? पहली बार, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 20 से 22 अप्रैल। ठीक है भाई, चलो अगला खिलाड़ी देखो भाई, इसी प्रतियोगिता से संबंधित है भाई, है ना। ध्यान रखना, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 20 में राजस्थान के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन थे भाई? राजस्थान के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता ओम महाजन, या फिर अनुज कुमार विश्नोई, राजीव दत्ता, या फिर फजल अहमद। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कोटा के अंदर हुई थी 20 से 22 अप्रैल 2025 को, और पहली बार हुई जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इसमें राजस्थान के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन थे भाई? ध्यान रखना, 61 किलो, कितने किलो भाई? 61 किलो फ्री स्टाइल के अंदर भीलवाड़ा जिले के अनुज कुमार विश्नोई ने। कहाँ के हैं भाई? भीलवाड़ा जिले के अनुज कुमार विश्नोई ने 61 किलो कैटेगरी में कौन सा पदक जीता भाई? ध्यान रखना, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, 400 ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 3 खिताब कौन से भाई? एकल, युगल और मिश्रित युगल हासिल किए? लक्षिता महलावत, गौरी जायसवाल, ओजस्विनी सारस्वत, कनिका चौधरी। जल्दी से जवाब दो भाई, अच्छे लेवल का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है।
इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को जब है ना, जब हमको परीक्षा में देखने को मिलते तब हमारी नींदें, आंखें सब चेंज है ना, सब गायब हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सी टेनिस खिलाड़ी है जिनको 400 ITF मास्टर टेनिस प्रतियोगिता में एक साथ 3 खिताब मिले, एकल, युगल और मिश्रित का। ध्यान रखना भाई, ये हमारी गौरी जायसवाल है। कौन है भाई? गौरी जायसवाल है, जिनका संबंध टेनिस से है और इन्होंने एक ही प्रतियोगिता में 3 खिताब जीते। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जिले में बर्तन बैंक योजना, किस जिले में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। ध्यान रखना भाई, हमारे जो शिक्षा मंत्री और जो पंचायती राज जो मंत्री है मदन जी दिलावर द्वारा बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया 12 अप्रैल 2025। कब किया गया भाई? 12 अप्रैल 2025 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है और इसकी शुरुआत जो है वो 12 जिले से की गई। कहाँ से की गई भाई? 12 जिले से की गई। 12 जिलों की 24 ग्राम पंचायत है। कितनी भाई? 24 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें कुछ है ना कि 400 सेट हर ग्राम पंचायत पे दिए जाएंगे। आपको कोई पूछे कि बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किस स्तर पर किया गया? ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। मदन जी दिलावर ने 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले से। ठीक है भाई, चलो। मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है भाई? किसानों को मुफ्त खाद वितरण, सिंचाई की नई तकनीक का विकास, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना, या फिर मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। हम कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में जब हम ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन देखते हैं, है ना, हमको जैसे कोई बड़ा ऑप्शन दिखते हैं हम उसी पे टूट के पढ़ते हैं कि जैसे मान लो यही सही होगा। ध्यान रखना कि हर बार सही नहीं होता है। यहाँ तो चलो आज है ना ये बिल्कुल सही है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। ये मृदा एवं खाद्य स्वराज जो मिशन है एक प्रकार से राजस्थान के जो दक्षिणी जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों को समाहित करते हुए जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उन जिलों में मृदा एवं खाद्य स्वराज जो मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, मिशन परिंदा अभियान। कौन सा भाई? मिशन परिंदा अभियान का शुभारंभ किस जिले के प्रशासन ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया? कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर। ध्यान रखना भाई, मिशन परिंदा अभियान जो है हम जानते हैं कि गर्मी के समय में जो पशु हम कहें जो पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो एक प्रकार से परिंदा लगाकर और उनको पशु हमारे जो पक्षी है पक्षियों के लिए पानी की जो व्यवस्था करने के लिए इस जिले के प्रशासन ने पंचायती राज दिवस पर मिशन परिंदा अभियान शुरू किया। ध्यान रखना हमारे 12 जिले। ठीक है, हमारे जो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ भी 12 जिले से हुआ 12 अप्रैल को और 24 अप्रैल को मिशन परिंदा अभियान का शुभारंभ भी हुआ। ठीक है, इतना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है ये, पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, इतना कोई। चलो, बर्तन बैंक योजना के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया भाई? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। ध्यान रखना हर ग्राम पंचायत में कितने कितने 400 बर्तनों के सेट होंगे। कितने कितने सेट होंगे भाई? 400 बर्तनों के बैंक है ना हमारे जो सेट होंगे, जिसमें थाली, चम्मच, कटोरी, ग्लास वगैरह सब आएगी। ठीक है, तो इसमें जो राज्य सरकार है उसने हर एक ग्राम पंचायत को कितने रुपए राशि देने का फैसला लिया भाई? 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए तुमको देंगे, तुमको कितने 400 बर्तनों के सेट लाने। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किसने करी भाई? मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ध्यान रखना बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा भारत को बाल विवाह मुक्त है ना करने का। उसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर भी भारत की तर्ज पर बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की जो शुरुआत है वो पंचायती राज दिवस के अवसर पर यानी 24 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत जो है वो माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। 2030 तक सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का भी लक्ष्य रखा है। 2030 तक हमको पता है कि आखा तीज जो आती है, आखा तीज पर राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन किया जाता है और बाल विवाह एक प्रकार से कुप्रथा मानी जाती है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना भाई? 12 राजस्थान, बालोद जिला छत्तीसगढ़, पश्चिमी गोवा, तारानगर महाराष्ट्र। देखो भाई ये एक प्रकार से हमारे राजस्थान से तो संबंधित नहीं है, पर हमारे जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत काम का प्रश्न है, क्योंकि अभी अभी ये हमारे अप्रैल मई में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। कौन सा भाई? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत कोई भी संस्था या आमजन किसी जानवर को अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रायोजित कर सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ध्यान रखना भाई राजस्थान के अंदर एक प्रकार से एक योजना चल रही है इसमें जितने भी ये जो बंदी पशु जो होते हैं, बंदी पशुओं के लिए कि जैसे कोई भी कोई संस्था है या कोई पर्सनल कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, इन जो
पशु पक्षी वगैरह है इनको अपने हिसाब से अपने हिसाब से इनको रख सकता है, और उसका जो पूरा खर्चा है वो उस आदमी का खुद का ही होगा। तो ये ध्यान रखना, 5 साल की अवधि तक, यानी मैक्सिमम 5 वर्ष तक के लिए वो किसी भी पशु को एडॉप्ट कर सकते हैं, से अपने पास रख सकते हैं। ठीक है भाई। अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना में अब बालिका के लिए कितनी लाख रुपए का बॉन्ड निर्धारित किया गया है। ध्यान रखना, अभी अभी 7 मई 2025 को है ना, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, यानी 8 मार्च 2025 को 1 लाख रुपए जो मिलते थे, पहले कितने मिलते थे भाई, 1 लाख रुपए, अब इस 1 लाख रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 1.5 लाख रुपए। ध्यान रखना, 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना जो है, लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है वो हमारे है ना, हमारे 1 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसमें कि जो एक प्रकार से हम कहें कि जितनी भी राजस्थान में है ना, मतलब हम कहें कि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना जो चलाई जा रही है, इसमें 7 किस्तों में, कितनी किस्तों में भाई, 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका को स्नातक उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कितनी राशि की 7वीं किस्त दी जाएगी। 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख। ध्यान रखना भाई, इसके लिए आपको किस्तें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको जब किस्तें पता होगी तभी आप इसका कर पाओगे। तो ध्यान रखना, 2.5, 2.5, 4, 5, 2.5, 2.5, 4, 5, 11, 25, फिर 1। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना, 2.5, 2.5, 4, 5, 11, 25, 1। तो ये 7वीं किस्त जो है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर या फिर स्नातक पूर्ण होने पर दी जाती है, और 21 लाख रुपए की दी, यानी 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, फिर लास्ट में एक साथ 1 लाख रुपए की राशि जो है वो डीबीटी है ना, सीधा अकाउंट में दे दी जाती है। निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया भाई, 1 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025, 14 अप्रैल 2025 या 24 अप्रैल 2025। निरामय राजस्थान अभियान, ध्यान रखना, इस निरामय राजस्थान अभियान के साथ साथ राजस्थान में और कई मिशनों की शुरुआत हुई है, जिसमें मिशन मधु आ रही है, मिशन हमारे जो है ना फैटी लीवर वगैरह है ना, मिशन स्माइल वगैरह, मतलब बहुत सारे 3, 4, 5 मिशन जो है के साथ इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, और स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थी। इसी के तहत राजस्थान में निरामय राजस्थान अभियान का जो है वो शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स कहाँ स्थापित किया गया भाई, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, जेके लोन अस्पताल जयपुर, एम्स जोधपुर या फिर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। जल्दी से बताओ भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, ये ध्यान रखना भाई, सेंटर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना जो है वो हमारे जयपुर का एक हॉस्पिटल है, जेके लोन हॉस्पिटल, जेके लोन अस्पताल के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी परीक्षाएं मतलब ऐसे जो प्रश्न है वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अगला देखो, स्वास्थ्य सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत कितनी राशि। ध्यान रखना, ये जो स्वास्थ्य सूचकांक होते हैं, कहने का मतलब किसी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य मतलब हम कहेंगे स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इसके तहत कितनी राशि भाई, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख। तो ध्यान रखना, इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत हर ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला प्रश्न अच्छा लेवल का प्रश्न है भाई, 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों तथा उनके सभापति जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमको सभापतियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ हमको समितियों के नाम दिए गए हैं, और बताना कि कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। बाबू सिंह राठौड़ प्राकलन समिति ख, टीकाराम जूली जनलेखा समिति, नरेंद्र बुढ़ानिया प्राकलन समिति क, या फिर कालीचरण सर्राफ राजकीय उपक्रम समिति। ये एक प्रकार से बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न, शानदार प्रश्न। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पे है, और हमको बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत है बस। ठीक है, ध्यान रखना भाई, बाबू सिंह राठौड़ प्राकलन समिति है इस बिल्कुल एकदम सही है। टीकाराम जूली जनलेखा समिति ये भी सही है। कालीचरण सर्राफ राजकीय उपक्रम समिति ये भी सही है। नरेंद्र बुढ़ानिया जो है ये हमारे हम कहें कि नरेंद्र बुढ़ानिया प्राकलन समिति के अध्यक्ष नहीं। ध्यान रखना, प्राकलन समिति का, ध्यान रखना भाई, कैसे कबूतर कबूतर कौन मारता भाई, अर्जुन लाल जी। ठीक है, कबूतर कौन मारता भाई, अर्जुन लाल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोग की ये है कि आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न जो है वो गलत नहीं करने। इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करने का मतलब है
कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ऐसी गलतियों से हमको बचना है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न भी समितियों से रिलेटेड ही है। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सभापति कौन है भाई? श्रीमती कल्पना देवी, श्रीमती रितु रानी, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती किरण माहेश्वरी। ध्यान रखना, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण समिति जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है भाई, मतलब सभापति जो कौन है भाई? ध्यान रखना, श्रीमती कल्पना रानी, श्रीमती कल्पना रानी है। इनको महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति बनाएगी। वैसे ये जो विभाग है, ये विभाग दिया कुमारी के पास है, लेकिन एक जो समिति बनाई गई, समिति की जो सभापति कौन है? कल्पना कुमारी। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने 11 अप्रैल 2025 को किस बांध के मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया भाई? बिसलपुर बांध, जवाई बांध, रामगढ़ बांध, इसरदा बांध। ध्यान रखना भाई, हमारे अभी जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत। इनका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सुरेश सिंह जी जो रावत है, इन्होंने किस बांध के मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया? तो ध्यान रखना, हमारे इसरदा बांध जो है, कहाँ है भाई? इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसरदा बांध को है हमारे राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत जोड़ा जाए। कौन सी योजना? राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसे हम पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो उस योजना के तहत इसरदा बांध को जोड़ा जा रहा है। इसी के कारण इसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण का जो काम है वो शुरू किया गया। अगला देखो भाई, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों आपको पता हो तो ये प्रश्न शायद आपको पटवारी में देखने को मिला था। ये प्रश्न आप लोगों को पटवारी में देखने को मिला था। और इस प्रकार के जो प्रश्न है, हम कहें कि ज़्यादातर मतलब ऐसे प्रश्न जो हमारे संपर्क में नहीं आते हैं, ज़्यादातर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, हमारा जो राजस्थान जो है वो 83.98, कितना भाई? राजस्थान लगभग 83.98% महिलाओं को रोजगार देकर देश में पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भाई? पहले स्थान में। ध्यान रखना, महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करने के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई? पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग। ध्यान रखना भाई, नीति आयोग योजना आयोग की तर्ज पर नीति आयोग का गठन हमारे कब किया गया भाई? ध्यान है ना, कमेंट बॉक्स में पिन करो, नीति आयोग का गठन कब किया गया? द्वारा जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? 1वां, तीसरा, 12वां या 15वां? ध्यान रखना भाई, नीति आयोग क्या जारी करता है? स्वास्थ्य सूचकांक। अभी हम पढ़ के आए कि स्वास्थ्य उपलब्धियों में 100% जो भी पंचायत जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, उसको मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें नीति आयोग कह रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? 12वां स्थान है। ये 228.7 स्कोर के साथ। ये बार बार पूछा गया है और शानदार एक लेवल का प्रश्न है, ठीक है, बार बार। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान की शीर्ष रैंक वाली ग्राम पंचायत कौन सी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न सहवाज पाली, पुराबारी सीकर, पिंडवाल सावला डूंगरपुर, साजनवासी बीकानेर। पंचायत उन्नति सूचकांक जिसमें राजस्थान का 12वीं रैंक है, उसके अनुसार राजस्थान की शीर्ष रैंक वाली ग्राम पंचायत कौन सी भाई? ध्यान रखना, हमारे जो सावला डूंगरपुर, जहाँ पे संत माओ जी का जन्म स्थान भी माना जाता है, और यहीं पर जो है ये जो पिंडवाल जो ग्राम पंचायत है ना, पिंडवाल ग्राम पंचायत को राजस्थान की शीर्ष ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया, मतलब ये इसने पहले स्थान पर अपना स्थान सुनिश्चित किया। अगला देखो भाई, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। ज्यादातर पॉलिसियों से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। ज्यादातर पॉलिसियों में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो नीति है वो कब जारी की गई, कब तक लागू रहेगी और इसका क्या लक्ष्य है। तो कि इस डाटा सेंटर पॉलिसी के तहत हम कहें कि 5 वर्षों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए, कितने भाई? 20,000 करोड़ रुपए जो है उसके निवेश का लक्ष्य रखा गया, यानी कितने? 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। फिर देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है भाई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? रेलवे स्टेशन हम जानते हैं कि एक तो ये जो हमारे हम कहें कि जो हमारे जो रेल मंत्रालय है, इसने पहले एक तो कि चलती हुई बिजली, हम कहें कि चलती हुई ट्रेनों से बिजली बनाने का एक नुस्खा, हम कहें कि एक ट्रिक निकाली थी। उसके बाद अब रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा भी स्थापित करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा के ऊपर हम निर्भरता हमारी रहे, और ये जो हम कहें कि जो ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जो कि एक प्रकार से आने वाले भविष्य में खत्म हो जाएंगे, उनकी तरफ हमारी कम जो है हमको आश्रित बनाना है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर। राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन पर हम कहें कि जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, और ऐसा करके राजस्थान देश में पहले स्थान पर आया।
अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या रहा है, शानदार प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा भाई? 2025 तक, 26 तक, 30 तक या 35 तक? यानी भारतीय रेलवे ने खुद को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। और एक साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2025-26 में 2025-26 में रेलवे ने खुद को 100% विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य रखा गया। कोई पूछे कि रेलवे ने खुद को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025-26 तक। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा है। कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण हम कहें कि अलवर जिले में किसने किया भाई? स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण अलवर जिले के अंदर किसने किया भाई? केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा, या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा? ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हम जानते हैं कि ये मतलब एक प्रकार से जो चीजें पहली बार होती है, मैं आपको अधिकतर ये कहता हूँ कि जो चीजें पहली बार होती है उनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है वो हमको गलत करवा सकते हैं 27 अप्रैल को। कब भाई? 27 अप्रैल 2025 को हमारे जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल लाइब्रेरी का जो है लोकार्पण किया गया। और ये जो हम कहें कि सिक्किम के जो राज्यपाल है वो ना भाई ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश के द्वारा इसका लोकार्पण जो है वो किया गया। कब किया गया भाई? 27 अप्रैल 2025 को। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे भाई? श्री आर बनर्जी, श्री आर के सिंह, श्री राजीव दत्ता, श्री ओम प्रकाश। राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक। अब आप कहोगे सर आप पहले पुलिस महानिदेशक क्यों पूछ रहे हो? देखो ये एक प्रकार का ऐसा प्रश्न है कि हम सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ में हम राजस्थान जीके की जो एडिशनल जानकारी है जो हमारे समझ में होनी चाहिए उसको भी हम साथ साथ में आप लोगों के लिए ला रहे हैं। अभी हमको कोई पूछे कि राजस्थान के अभी वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो राजीव शर्मा है। कौन है भाई? राजीव शर्मा वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी है। और पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे भाई? श्री आर बनर्जी। कौन थे भाई? श्री आर बनर्जी। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, श्री आर बनर्जी पहले पुलिस महानिदेशक, पहले डीजीपी। और वर्तमान में कौन है भाई? राजीव शर्मा। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान सरकार ने वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को कब मंजूरी दी? यानी यहाँ पे हमको तारीख पूछ रहा है, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी कब मिली भाई? 7 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल 2025, 24 अप्रैल 2025 या 30 अप्रैल 2025? ध्यान रखना भाई, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड हम कहें कि प्रोफेसर, कौन से प्रोफेसर भाई? गणेशी लाल सुथार। कौन से भाई? गणेशी लाल सुथार की अध्यक्षता में, है ना, गणेशी लाल सुथार की अध्यक्षता में राजस्थान के अंदर वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। और इसके तहत हम कहें कि जो राजस्थान में हम कहें कि जो एक प्रकार से जो वैदिक शिक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के बोर्ड को गठन को मंजूरी दी गई। और ये मंजूरी कब दी गई है? 16 अप्रैल 2025 को। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे भाई? 22 सदस्य होंगे। 16 अप्रैल 2025 को इसको मंजूरी मिली है और प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसका हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला देखो भाई, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड राज्य में कहाँ कहाँ पर वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र संचालित करेगा? ये अभी हमारे बजट के अंदर था। ये अभी हमारा जो बजट आया था 2025-26 का उसके अंदर था कि वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र संचालित होंगे? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। ध्यान रखना भाई, अच्छा प्रश्न है, वैदिक गुरुकुल से रिलेटेड है। एक तो हमने अभी पढ़ा कि राजस्थान के अंदर 16 अप्रैल को वैदिक संस्कार है ना बोर्ड के उनको भी मंजूरी मिली है। और वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र जो है ये कहाँ संचालित होंगे भाई? ध्यान रखना, 3 जिले, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 जिले जो है इनमें वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्र संचालित होंगे। अगला देखो भाई, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है राज्य पुनर्गठन सलाहकार समिति। आप लोगों को पता है, अभी आपने समाचार पढ़े होंगे कि राजस्थान के अंदर 3440 के आसपास ग्राम पंचायतें बन चुकी। तो ग्राम पंचायतें कैसे बनी है, उनकी सीमाओं का जो हम कहें कि उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। जैसे राजस्थान में जिलों को ज़्यादा कम करने के लिए भी समितियां बनी थी, रामलुपाय समिति जैसे, उस वैसे ही प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति है वो भी बनी और ललित के पंवार की अध्यक्षता में बनी। इसकी अध्यक्षता में भी ललित के पंवार की अध्यक्षता में, इसमें एक अध्यक्ष के साथ में हम कहें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, 1-1-3 है ना, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव है और 2 सदस्य। ध्यान रखना, इस हम कहें कि 6 महीने का इस समिति का कार्यकाल होगा। कार्यकाल कितना होगा भाई? 6 महीने का होगा। और ललित के पंवार की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया गया। क्या भाई? चलो अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार किस जिले की सीमाना पहाड़ियों में मिला भाई? जोधपुर, नागौर, बालोतरा, बाड़मेर। अब हमको पता है कि सीमाना पहाड़ियाँ, यहाँ अगर ऐसे प्रश्न में हमको दे देगा तो हम वैसे ही कर लेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा इस प्रश्न को अगर मुश्किल बनाऊं मैं तो कि किस गांव के अंदर, ध्यान रखना, बालोतरा जिले का एक गांव है पाटीखेड़ा। कौन सा गांव है भाई? पाटीखेड़ा। यहाँ पर देश का पहला दुर्लभ रोग मृदा भंडार मिला है, इसलिए गांव इंपॉर्टेंट है, बालोतरा जिले का पाटीखेड़ा गांव। क्या भाई? चलो, यहाँ पर मतलब हम कहें कि इसको बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे खनिज जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयरली जो मिलने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें दुर्लभ खनिज कहा जाता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आयुष्मान योजना ऐप, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, राज सेवा ऐप या नवाचार सूजस ऐप, यानी राजस्थान सरकार की कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। पोषण ट्रैकर ऐप, कौन सा ऐप है भाई? पोषण ट्रैकर ऐप को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हमारे अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2025 में रामनवमी के अवसर पर 150 साल बाद धनुष लीला का आयोजन 12 जिले के किस स्थान पर किया गया? ठीक है, ये प्रश्न तो दोस्तों आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स नहीं आता होगा, क्योंकि ये प्रश्न करंट अफेयर्स का नहीं है बेसिकली। ये प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स का नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों के कला संस्कृति में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि राजस्थान में हम कहें कि धनुष लीला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो कि धनुष लीला नाम आते हैं हम क्या आता है कि 12 जिला, और 12 जिले में कौन सा गांव है भाई? अटरू। अटरू का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, 12 जिले के अंदर धनुष लीला का आयोजन किया जाता है, और इसका आयोजन जो है वो रामनवमी के अवसर पर 150 साल बाद किया गया। कितने साल बाद भाई? 150 साल बाद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। फिर देखो भाई अगला प्रश्न, टॉप गन शूटिंग अकादमी द्वारा किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई? ध्यान रखना भाई, स्थापना किसने करी? टॉप गन शूटिंग अकादमी। और पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना कोटा, बूंदी, जयपुर, टोंक। ध्यान रखना भाई, ये देखो इस प्रकार हम कहें कि आप लोगों को बस जीके में, हम कहें कि करंट अफेयर्स में इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। करंट अफेयर्स में आप लोग अगर हमारी जो ये जो हमारे हम कहें कि ये जो सुजय सार संग्रह के आप लोगों को जो नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं एप्लीकेशन में, अगर आप सिर्फ ये पढ़ लो, साथ में आप क्वेश्चन लगा लो, एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन हमने जो टेस्ट डाल रखे हैं वो लगा लिए, इसके बाद तो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे, और इसके बाद भी अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मतलब ये समझना है कि वो किसी को ही नहीं आएंगे, क्योंकि करंट की सीमा नहीं होती, करंट एक प्रकार से अथाह होता है, कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को बस थोड़ी सी बुद्धि, मतलब हम कहेंगे थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, एकदम आपको सही चीजें सोचनी है। इधर उधर भटकने से 4-5 जगह से करंट कंटेंट तो आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर मतलब क्या निकलेगा? मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूँ, आप मेरा ही नहीं, आप भले कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को उससे आप ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा परिणाम निकाल सकते हो। ध्यान रखना आप लोगों को विशेष रूप से कि पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना बूंदी जिले के अंदर की जाएगी, और कौन करेगा भाई? टॉप गन एकेडमी। रामदेवरा गोडाउन संरक्षण केंद्र का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं होती, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई। रामदेवरा हम जानते हैं गोडावण संरक्षण केंद्र, जहाँ पर हम कहें कि जो है गोडावण जो कि हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है, और इसके हम कहें कि इसके संवर्धन और विकास के लिए रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर की भी स्थापना की। ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबारा कंजर्वेशन, यूनेस्को, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो रामदेवरा गोडावण प्रशिक्षण केंद्र है जो कि हमारे जैसलमेर जिले के अंदर, कौन से जिले में भाई? जैसलमेर जिले के अंदर है, और इसे जो है ये इंटरनेशनल फंड फॉर हाउबोरा कंजर्वेशन जो है इसके सहयोग से चलाया जा रहा है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी गोडावण का जो है वो कृत्रिम प्रजनन भी किया जा रहा है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णावती में कहाँ भाग लिया? ध्यान रखना भाई, 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णावती। हाँ भाई, यहाँ कौन सा अलंकार हो गया भाई? यहाँ पर हमारे अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटपुतली या बारां, किस जिले के अंदर ये जो यज्ञ जो हुआ, महापूर्णावती जो हुई, उसमें राजस्थान हमारे जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, ध्यान रखना भाई कौन है भाई? अमित शाह। अमित शाह ने भाग लिया, ध्यान रखना, कोटपुतली जिले के अंदर, कोटपुतली जिले में ये महापूर्णावती का आयोजन किया गया, और उसी में केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया। अगला देखो, राष्ट्रीय आरोग्य मेले अप्रैल 2025 में कहाँ आयोजित किया गया भाई? कौन सा मेला भाई? राष्ट्रीय आरोग्य मेला। आयोजन कहाँ किया गया? SMS अस्पताल जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, या जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर। ये तो एक प्रकार से ऐसा प्रश्न है कि हम इसमें आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये तो कोई ऐसा कोई बड़ा प्रश्न तो है ही नहीं, इसमें तो जवाब देना बहुत एक अच्छा शानदार लेवल का काम है, मतलब आराम से हम इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। अब जल्दी से बताओ दो भाई इसका जवाब। हाँ भाई, चलो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन जो है
वो 11 से 14 अप्रैल, कभी कभी परीक्षा में डेट भी पूछ ली जाती है, 11 से 14 अप्रैल 2025 को आरोग्य मेले का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, कोई पूछे कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है, और यहीं पर राष्ट्रीय आरोग्य मेले का भी आयोजन किया गया। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2025 में मेवाड़ गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान मिला भाई? मेवाड़ गौरव, लाभचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, भजनलाल शर्मा या दिया कुमारी? ध्यान रखना भाई, मेवाड़ गौरव सम्मान जो है एक प्रकार से मेवाड़ का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जो है, हम कहें कि माना जाता है। तो कि अप्रैल 2025 में मेवाड़ गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, इन्हें ही मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगी राज को किस विश्वविद्यालय ने PhD की पहली मानद उपाधि प्रदान करी? आप लोग जानते होंगे कि हमारे है ना कि हमारे 22 जनवरी 2024 को जब हमारे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, तब हमारे भगवान श्री राम की जो मूर्ति, हम कहेंगे जो प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी कौन थे? अभी ध्यान रखना, शिल्पी का नाम अरुण योगीराज, और इनको राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने PhD की पहली मानद उपाधि देने का निर्णय लिया? राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय या फिर कोटा विश्वविद्यालय? एक प्रकार से अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, और आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों में गलती नहीं करनी है। शानदार वाला प्रश्न है, ध्यान रखना कौन सा विश्वविद्यालय है भाई? तो कि ध्यान रखना हमारे जो राज्यपाल है कौन? हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, राज्यपाल द्वारा उनको ये मानद उपाधि दी गई, और इसका जो फैसला है वो हमारे जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, इनके द्वारा लिया गया कि हम लोग है जो है भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगीराज को मानद उपाधि जो है PhD की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगे। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, पोखरण सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है जो इसे सबसे बड़ी एकल स्थान परियोजना बनाती? पोखरण सोलर पावर प्रोजेक्ट, हमको ध्यान है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया। क्षमता कितनी भाई? 1 गीगावाट, 1.3 गीगावाट, 1.5 गीगावाट या 2 गीगावाट? ध्यान रखना, ये एक प्रकार से एक मतलब है ना, ये सबसे बड़ी एकल स्थानीय परियोजना, यानी एक ही स्थान पर सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर जो है क्षमता स्थापित कर रखी है। और कितनी है भाई? 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता। कितनी भाई? 1.3 गीगावाट पीक पावर क्षमता। उद्घाटन हमारे प्रहलाद जोशी ने किया, और कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसका जवाब दो भाई। हमारा जो राजस्थान है वो पोषण पखवाड़े में कौन से स्थान पर रहा भाई? राजस्थान जो है वो पोषण पखवाड़े में कौन से स्थान पर रहा? 8 से 22 अप्रैल को, 8 से 22 अप्रैल को जो है ये पोषण पखवाड़ा मनाया गया। हाँ, 8 से 22 अप्रैल कब मनाया गया भाई? 8 से 22 अप्रैल को जो है पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया, और इसमें 1.18 करोड़ से अधिक एंट्रियां करके राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। कितनी एंट्रियां करी भाई? 1.18 करोड़ से अधिक एंट्रियां करके राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा पोषण पखवाड़े के तहत। अगला भी प्रश्न इसी लेवल का है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 की गतिविधियों में राजस्थान में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया भाई? इसका जवाब दो भाई। राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? हाँ भाई, राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ध्यान रखना, पोषण पखवाड़े के अंदर जो कि 8 से 22 अप्रैल को मनाया गया, राजस्थान ने सबसे ज्यादा एंट्रियां करके पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया, और राजस्थान के चूरू जिले ने पहला स्थान, चूरू ने पहला स्थान, गंगानगर ने दूसरा स्थान, और हनुमानगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी। अगला देखो, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, टोंक जिले के किस ब्लॉक की सराहना PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी बच्चों को मापने की दक्षता 20% से बढ़ाकर 99% करने के लिए? यानी हमारे राजस्थान के टोंक जिले का कौन सा ब्लॉक है जिसकी प्रशंसा खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, जिसमें आंगनबाड़ी बच्चों को मापने की जो दक्षता है वो 20% से बढ़ाकर कितनी? 99% हुई। इस वजह से मोदी जी ने इसकी सराहना करी है। टोंक जिले की कौन सा ब्लॉक है भाई? एक हुनियारा, निवाई, पीपलू या फिर देवली? ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि मोदी जी जिसकी भी चर्चा कर लेते हैं वो प्रश्न अधिकतर जो है वो प्रश्न बनकर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो कि टोंक जिले की पीपलू ग्राम पंचायत जो है, कौन सी भाई? पीपलू जो ब्लॉक है,
इसमें आंगनबाड़ी हम कहें कि आंगनबाड़ी में बच्चों को मापने की क्षमता 20% से बढ़ाकर 99% हो। ठीक है भाई, तो आज के हमारे जो 50 जो दमदार जो प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को हर एक महीने के टॉप मोस्ट एमसीक्यू जितने बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ में ये जो टेस्ट है सेम ये टेस्ट, इसमें और कुछ 10 20 30 प्रश्न आपको ज़्यादा ही मिलेंगे ऐप के अंदर जो है हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी में, आप लोगों के अभ्यास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को कंटेंट जो है व्यवस्थित तरीके से हम उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है हम कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक और प्रामाणिक सोर्सेज से जो हम वो जानकारी एकत्रित करके और फिर आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। कहीं कुछ आप लोगों को त्रुटि लगे तो आप वो चीज़ हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि हम हमारी उस चीज़ को भी करेक्ट करेंगे, ताकि हमारी वजह से किसी भी बच्चे के, हम कहेंगे किसी भी साथी के एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन जो है हमारी वजह से एटलीस्ट गलत नहीं हो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि बुक में भी कोई मिस प्रिंटिंग हो जाती है। अब उस मिस प्रिंटिंग के लिए आप लोग ऐसे इस तरीके से कमेंट या मैसेज करते हो, तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी एक है ना समझने वाली चीज़ें होती है। तो समझोगे जितना ज़्यादा आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, हम आपके साथ उतना ही अच्छे से मजबूती से खड़े रहेंगे। ठीक है भाई, तो आज के हमारे 50% ये समाप्त होते हैं। बस आप लोगों को इसी तरीके से अपनी तैयारी को है ना जारी रखना है, एकदम तैयारी की धार लगाते रहना है, क्योंकि ये रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जो है उसका बिल्कुल एकदम आयोजन जो 17 से 21 जनवरी के बीच में होगा। आप लोगों को इधर उधर तारीखों में नहीं भटकना है, आप लोगों को बस अपनी तैयारी को दमदार तरीके से चालू रखना है। ठीक है, मिलते हैं कल शाम को 50 दमदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।